एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब ब्लेयर ने टीटी को किताब खोलने से पहले रोक दिया होता है। ब्लेयर मुस्कुराते हैं, बोलते हैं नमस्कार मेरी प्यारी महारानी। टीटी बोलती है लॉर्ड ब्लेयर। ब्लेयर मुस्कुराते हुए टीटी को देखता है। टीटी बोलती है क्या ये वही किताब है जिसकी आपको तलाश थी? ब्लेयर किताब को देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है हाँ, और वह टीटी के माथे को चूमते हुए बोलता है जी बिल्कुल यही किताब चाहिए थी, धन्यवाद। अपने महारानी के रूप में अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। टीटी को समझ नहीं आता ब्लेयर किस बारे में बोल रहा होता है। वह सोचते है क्या मेरा उद्देश्य पूरा हुआ? मुस्कुराते हुए बोलता है आप एक शाही उत्तराधिकारी को सुरक्षित रूप से जन्म दे तब आपका नाम वास्तव में अपना होगा। सीन चेंज होकर टीटी की तरफ होता है। बड़ी आराम से बैठ के गाना गुनगुना रही होती है। कोई आकर बोलते है योर मैजेस्टी द एम्प्रेस। उसकी तरफ देखती है। लड़की बोलती है ये वे दस्तावेज है जिसे आपको देखना होगा। टीटी बोलती है आप क्या देख नहीं रही हैं कि मैं इस समय अपनी चाय का आनंद ले रही हूँ? वह लड़की बोलती है लेकिन हमें दिन के समाप्त होने से पहले रानी की इजाजत पानी होगी वरना हम इसे नए विभाग में नहीं भेज सकते। टीटी बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा चाहे वैसा करें। ये सुन के वे दोनों लड़की एक दूसरे को देखने लगती हैं। एक नौकरानी चिल्लाती है, बोलती है योर मैजेस्टी द एम्प्रेस। टीटी बोलती है अब क्या? नौकरानी बोलती है महामहिम को संबोधित एक अभियोग पत्र भेजा गया। हम देखते हैं दूसरी तरफ एम्परर के सामने सर झुकाकर बैठा होता है। आदमी बोलती है योर मैजेस्टी मैं आपसे अपनी बहन विवियन की मृत्यु के पीछे की सच्चाई उजागर करने की विनती करता हूँ। देखते हैं वही लड़की होती है जिसे टीटी ने मारा होता है और उसने उसका इल्जाम अपने भाई के ऊपर डाल दिया होता है। वह आदमी बोलता है मेरी बहन रात भर में मर गई, उसने महारानी के आदेश अनुसार केवल उनका भोजन लाया था। एम्परर बोलते इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आपने जो आरोप प्रस्तुत किया है आप दावा करते हैं कि महारानी का नाम झूठा है। हमारा इससे क्या मतलब है? वह आदमी अपना सर झुकाए सोचता है जैसे कि उम्मीद थी वह विवियन की मौत में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं महारानी की सत्ता हटाकर अपनी बहन का बदला ले सकूं। वह बोलता है ऐसा कहा जाता है ब्लेयर नाम का एक व्यापारी अक्सर पोर्टो पैलेस आया करता था जहां महारानी निवास करती थी हर महीने की तय सीमा के अनुसार। ब्लेयर बोलते एक व्यापारी, और इससे कैसे साबित होता है कि महारानी का नाम ली है? आदमी घबराते हुए बोलता है जब भी व्यापारी आता था महारानी का व्यवहार काफी अजीब हो जाता था। वह सजने संवरने में हद से ज्यादा मेहनत करती थी और हमेशा उनके साथ अकेली रहना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ने कहा वह किसी नाम के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये सुन के एम्परर अपने हाथों की मुट्ठी बना लेते हैं। आदमी आगे बताता है मेरी बहन ने जो उस समय सुना था उसके अनुसार महारानी का नाम था। उस समय टीटी ब्लेयर से बोल रही होती नहीं ये अभी नकली है, मैं सुनिश्चित करूंगी कि ये असली बन जाए। वह आदमी घबराते हुए बोलते है कम से कम उसने ऐसा दावा किया था। ये सुन के एम्परर गुस्से से बोलते हैं क्या आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी ले सकते हैं? आदमी बोलते हैं हाँ मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ। तभी वहाँ पे टीटी आकर चिल्लाते हुए बोलते कितने ढीठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे है योर मैजेस्टी को गुमराह करने के लिए ऐसी बकवास फैलाना। टीटी की ये बात सुनकर वह आदमी बोलता है झूठ नहीं बोल रहा हूँ, योर मैजेस्टी कृपया महारानी की जांच करें और व्यापारी ब्लेयर के साथ उसके रिश्ते की जांच करें। टीटी मन में सोचते इस नीच को ब्लेयर के बारे में कैसे पता चला। वह उस आदमी को चाटा मारते हुए बोलती अरे बदमाश बकवास कर रहे हो। आदमी अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोलता है आखिरकार आपने अपना असली रूप दिखा दिया, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया। इस बारे में तुमने कितने समय तक नौकरानियों को कितनी बेरहमी से सताया और उन पर अत्याचार किया। टीटी चिल्लाते हुए बोलती है तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महारानी से इस तरह से बात करने की। एम्परर उन्हें चुप होने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर वे दोनों ही घबरा जाते हैं। एम्परर उनकी तरफ आ रहे होते हैं और वह सैनिक की तलवार लेकर उस आदमी की तरफ कर देते हैं। ये देखकर वह आदमी घबराते हुए बोलते योर मैजेस्टी। एम्परर बोलते इसलिए मुझे उन लोगों से नफरत है जिनके पास कुछ भी नहीं है। निम्न कुल के व्यक्ति के लिए राज परिवार के सामने आवाज उठाना। बोलकर वह तलवार उस आदमी के सीने पे मार देते हैं जैसे उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगता है और एम्परर के चेहरे पे भी खून का छींटा चला जाता है। वह राक्षस की तरह हंसते हुए बोलते है वह मरने के लायक है ना। टीटी भी ये देख कर घबरा गई होती है। वह मन में सोचते हुए वह एक हत्यारा, एक पागल हत्यारा। हम देखते हैं एम्परर जो उस आदमी को मार के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। टीटी अपनी हंसी को छुपाते हुए मन में सोचती है कोई बात नहीं, उस आदमी को मारना इस बात का सबूत है कि वह मुझ पर विश्वास करता है। ये देखकर टीटी खुश हो रही थी, वहाँ अन्य लोग डर रहे होते हैं। ये देखकर एम्परर बोलते आप लोग हर महीने मिलते हैं ऐसा तुमने कहा। टीटी मुस्कुराते हुए बोलती हाँ। एम्परर बोलते एक निश्चित समय के अनुसार उसी तारीख को बैठक आयोजित करने से ये संकेत मिलता है कि इसके पीछे कोई ठोस कारण था। हाँ मुझे 1 महीने बाद पक्का पता चल जाएगा। सुनकर टीटी घबराते हुए बोलती योर मैजेस्टी आपका इससे क्या मतलब है? एम्परर तलवार छोड़कर बोलते हैं इस पल से 1 महीने के लिए मैं आदेश देता हूँ कि महारानी को के कमरे में कैद रखा जाए। और वहाँ से जाते बोलते इस समय से महारानी को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर टीटी सोचती है क्या? वहीं दूसरी तरफ सोफी समुद्र के किनारे अकेले टहल रही होती है। वह सोचते मैं कहाँ पे हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने कमरे में सो गई थी। तभी उसकी नजर समुद्र की तरफ जाती है। समुद्र में एक परछाई बन रही होती है। हम देखते हुए हाई प्रीस्ट छोड़ते हुए बोलते हैं एस्थारा का तारा। सोफी सोचती है हाई प्रीस्ट सोफी का हाथ पकड़ते हुए बोलते ये मत भूलिए कि जिसे आपने चुना है वही सम्राट है। ये बोलकर हाई प्रीस्ट सोफी के हाथों को चूमते हैं। सोफी बोलती है आपका इससे क्या मतलब है? हालांकि मैं अब एम्प्रेस नहीं
नहीं हूँ। हाई प्रीस्ट सोफी को कोई जवाब नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सोफी अभी भी समुद्र को देख रही होती है। हम देखते हैं ये तो सोफी का सपना होता है। सोफी जाके पर्दा हटाकर खिड़की के बाहर देखते हुए सोचती है, मैंने जिसे चुना है वही सम्राट है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। उसे रेमोडी की बात याद आती है जो बोलती है योर मैजेस्टी पागल हो गए हैं। योर मैजेस्टी के हाथों सेवकों की हत्या कर दी गई है, कम से कम 10। ये सुनकर सोफी हैरान हो गई होती है। हैरान होकर बोलती है डोमियस ने बिना किसी कारण के अपने लोगों का नरसंहार किया। रेमोडी बोलते हुए महारानी की तलाश में इतना खो गया है कि साम्राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य ठप हो गए हैं। ये सुनकर सोफी सोचते हुए मुझे ढूंढने के लिए इतना बेताब क्यों है। अब मुझे साम्राज्य के मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या हम वाकई में डोमियस को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। रेमोडी बोलती है ऐसी अफवाहें फैल रही है कि वर्तमान महारानी लेडी टीटे का चिन्ह नकली है। सोफी सोचती है अगर वह नाम नकली है तो ये शुरू से सोची समझी चल रही होगी। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि उसने इतने बड़े पैमाने पर कोई घटना अकेले रची हो। कौन हो सकता है सम्राट के करीब 10वां हिस्सा रखने में किसका लाभ होगा। ग्लाइड को नौकरानी की हत्या में फांसी दे दी गई थी। काउंट के परिवार को उत्तर की ओर निवासित कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि टीटी ने काउंट के परिवार से पूरा रिश्ता तोड़ लिया है, इसलिए वह उसका समर्थन नहीं करे। काश मुझे काउंट और उनकी पत्नी से टीटी के बारे में जानकारी मिल पाती, मुझे शायद पता चल जाता उसके पीछे कौन है। तभी सोफी को लूसी आवाज आती है जो किसी को अंदर जाने से मना कर रही होती है। वह लड़की बोलती है मुझे जाने दो। सोफी को भी ध्यान दरवाजे की तरफ जाता है। हम देखते हैं वह एक लड़की होती है जिसके बारे में बताया जाता है राम डैमिस रैपिंग लैपिडो की बेटी का अंतरिम लॉर्ड। उसे देखकर सोफी सोचती है वह कौन है। उसने प्रिस्ट की तरह कपड़े पहने हैं। वह लड़की चिल्लाते हुए बोलती है हे भगवान तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या आप फॉर्मर एम्प्रेस नहीं है। ये सुन के लूसी और वह नौकरानी हैरान हो जाती हैं। सोफी सोचती है उसने मुझे देखते ही पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। सोफी बोलती है और आप कौन है मैडम। वह लड़की बोलती है मैं लैपिडो की संत डार्लिंग डैलिस, मैं रैपकिन की बेटी भी हूँ जो लैपिडो का अंतरिम स्वामी था। सोफी सोचती है ये तो रोक्सन के मामा है, ये रोक्सन की चचेरी बहन होनी चाहिए। वह बोलती है लेकिन एक संत, मुझे लगता था कि बीस्ट रॉक साम्राज्य में तारा का तारा एकमात्र संत है। संत बोलती है ये एक अलग चीज है, मैंने लैपिडो में फैली महामारी का इलाज किया। ये सुनकर सोफी बोलती है तो आपके पास उपचार करने की शक्ति है। संत बोलती है वास्तव में। सोफी सोचती है ये नामुमकिन है, केवल समुद्र के पृष्ठ जो देवी की सेवा करते ही पवित्र शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम है, वह इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी। वे उसे ध्यान से देख रही होती है। तभी उसे ड्यूक की बातें याद आती है जो बोलते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे चाचा जो अंतरिम लॉर्ड के रूप में काम कर रहे थे ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ गलत किया है, वह उस मुद्दे से निपटने में व्यस्त रहे हैं। सोफी बोलती है गलत क्या हुआ। ड्यूक बोलते मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। सोफी सोचती है इसका मतलब क्या उस घटना से हो सकता है जिसका जिक्र उस समय रोक्सन ने किया था। संत बोलती है मैंने सुना है कि मेरा भाई अपनी मंगेतर को यहाँ लाया है, लेकिन पता चला कि वह वास्तव में एम्प्रेस को इस जगह पे छुपा रहा था। हाँ मेरा भाई तो बिल्कुल पागल होगा। सोफी बोलती है रोक्सन ने कुछ गलती नहीं किया, मुझे समझाने दो कि क्या हुआ था। संत चिल्लाते हुए बोलती है समझाओ। बिल्कुल क्या, वर्तमान सम्राट आपकी तलाश में पूरे साम्राज्य को तबाह कर रहा है। ये सुनकर सोफी हैरान हो जाती है। संत चिल्लाकर सोफी की तरफ बढ़ते हुए बोलती है सिर्फ तुम्हारी वजह से ही जानवरों का साम्राज्य लंगड़ा हो गया है। वह सोफी का कंधा पकड़कर चिल्लाते हुए बोलती है यहाँ क्या कर रही हो, अगर आपकी वजह से हमारे क्षेत्र को नुकसान होता है तो क्या होगा। पीडो को तुरंत छोड़ दो, वापस उस शाही शहर में जाओ जहाँ तुम रहती हो। सोफी अपनी आंख बंद करके सोचते हुए सही है। भी वहाँ पे ड्यूक आकर बोलते हैं डार्लिंग डैरिसा। ड्यूक की आवाज सुनकर वे दोनों दरवाजे की तरफ देखती हैं। ड्यूक गुस्से से बोलते हैं तुम क्या कर रही हो। संत चिल्लाते हैं बोलते हैं भाई तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने हमारे पिता को जेल में डाल दिया और पूर्व महारानी को यहाँ लैपिडो में छुपा दिया। ड्यूक बोलते हैं आपको जरूर पता होना चाहिए कि हमारे चाचा ने प्लेग का तमाशा बनाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया था। ये सुनकर संत चिल्लाते हैं बोलते ये सच नहीं है, ये सब एक साजिश है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ड्यूक गुस्से से उसे घूर रहे होते हैं। संत बोलते कृपया मेरे पिता को तुरंत रिहा कर दो, देवी तुम्हें क्षमा कर देगी, आपकी ओर से उनसे पूछ लूंगी। ड्यूक अपना सर पकड़ के बोलते एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं, आप संत नहीं हैं। संत बोलते जब आपको कुछ पता ना हो तो इतनी लापरवाही से मत बोलो। देखो कौन बोल रहा है, पूर्व महारानी को अपनी मंगेतर बताकर हमारे क्षेत्र को लूट रहा है। ये सुनकर सोफी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ड्यूक बोलते छिपाना। बसंत की ओर बढ़ते हुए बोलते हैं डार्लिंग आपने जो कुछ कहा है वह गलत है। बसंत के पास से निकलते हुए बोलते हैं पहली बात मैंने कभी भी इस क्षेत्र को लूटा नहीं है। ये सुनकर वह पलट कर ड्यूक को देखती है और वह सोफी को उठाकर उसकी गर्दन पे किस करते हुए बोलते हैं दूसरी वह कोई छलावा नहीं है, सोफी मेरी प्रेमिका है। यह बोलकर वह संत की तरफ देखने लगते हैं। यह सुनकर सोफी का चेहरा लाल हो गया होता है और संत चिल्लाते हुए बोलती है इतर वाली अफवाह असल में, लेकिन वह ग्रैंड डचेस काउंटेस है, वह आपकी मंगेतर कैसे हो सकती है। ड्यूक बोलते इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी आखिरी चेतावनी है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। सुनकर संत चिढ़ जाती है और वह गुस्से से बोलती है अगर तुम मेरे पिता को रिहा नहीं करोगे मैं राजधानी में सूचित कर दूंगी कि पूर्व महारानी यहाँ है। ये सुनकर सोफी भी हैरान हो जाती है। बोलकर संत वहाँ से चली जाती है। ड्यूक ने अभी भी सोफी को अपने हाथों में उठा रखा होता है। सोफी बोलती है अगर सबको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो रैपिडो में सब लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे।
ड्यूक सोफी को बेड पर बिठाते हुए बोलता है, डार्लिंग इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाएगी, इसलिए चिंता न करें जब तक चाचा की धोखाधड़ी की निपटारा नहीं हो जाता। सोफी बोलती है, संत से आपका क्या मतलब है? ड्यूक बताते हैं, उथल पुथल के समय में लोगों को एक उद्धारकर्ता की जरूरत होती है। ऐसा लगता है मेरे चाचा ने ये काम डार्लिंग को सौंप दिया है। 2 साल पहले अचानक लेपिडो में महामारी फैल गई थी। डार्लिंग ने दावा किया कि उसे देवी से एक रहस्यमयी ताकत प्राप्त हुई थी और वह सबके सामने आगे आ गई। जब उसके संपर्क में लोग आए तब में अपनी पीड़ा से उबर गए। उस क्षेत्र के लोगों के पास ये मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वास्तव में एक संत थी, लेकिन उस पल से पवित्र भेंट बलपूर्वक ली जाने लगी। केवल उन्हीं लोगों को उपचार प्राप्त करती थी जो महत्वपूर्ण योगदान देते थे। सोफी बोलती है, किस प्रकार की महामारी थी? वो बोलते हैं, पहले त्वचा पे लाल धब्बे फैल गए, फिर बुखार और सांस लेने में दिक्कत में बदल गई। आप कह रहे हैं कि बीमारियों के इलाज डार्लिंग के संपर्क से हो सकता है, भले ही वह संत ना हो। यह कैसे मुमकिन है? ड्यूक बोलते, मुझे भी इस बात पर हैरानी है। ड्यूक बोलती, अगर हम और गहराई से छानबीन करें तो कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। यह मुझ पर छोड़ दीजिए। इस तारा का तारा होने के नाते मैं किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकती जो होने का ढोंग करता है। ड्यूक सोफी की तरफ देखते हैं, फिर वे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बचपन से ही मैं आपकी उस ताकत से बहुत ही प्रभावित था। सोफी बोलती है, क्या मैं सचमुच इतनी ताकतवर थी? ड्यूक सोफी के हाथों को चूमते हुए बोलते हैं, जी हाँ, ने कभी भी जानबूझ के अनदेखी नहीं की, चाहे कुछ भी हो, आप धर्मी हैं। ड्यूक सोफी के कंधों को चूमते हुए बोलते, और मजबूत। सोफी भी अचानक ड्यूक की इस हरकत से हैरान हो जाती है। सोफी के चेहरे के करीब आकर बोलते हैं, आप हमेशा से ही सदाचारी थी। सोफी दूसरी तरफ देखते हुए बोलते, सचमुच? ड्यूक बोलते, सोफी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहते हुए उनकी सुनहरी आंखें चमक रही होती है। सोफी ड्यूक को देख रही होती है और वह दोनों किस करने लगते हैं और ड्यूक सोफी के बालों को छूते हैं और उसे किस करते हुए बेड पर लेटा देते हैं। सोचते हुए सामान्य से अधिक कठोर है, लेकिन किसी वजह से इससे मेरी उत्सुकता और भी बढ़ रही है। सोचते हुए सोफी ड्यूक के गर्दन पे अपने हाथ लपेट लेती है। ड्यूक सोफी से अलग होते हैं। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सांस लो, तुम्हें सांस लेने की जरूरत है। इस करने की वजह से सोफी का चेहरा बहुत ही लाल हो गया होता है। वह सोचते ये पहली बार है जब हमने इस तरह से चुंबन साझा किया है। सोफी बोलती है, रोक्सन क्या ये तुम्हारा पहला अनुभव है? ड्यूक बोलते, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। सोफी बोलती है, तो आप इतने शांत क्यों दिख रहे हैं? बोलते हैं, आराम बिल्कुल भी नहीं। ये बोलते हुए दोबारा सोफी के करीब आने लगते हैं। सोफी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है क्योंकि ड्यूक ने उसका पैर पकड़ लिया होता है। अब उसका बेचारा बहुत ही ज्यादा लाल हो गया होता है। सोफी ड्यूक के सीने पे हाथ रखकर बोलती है, रॉक्सैन अभी, और मन में सोचते मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ड्यूक भी समझ जाते हैं कि सोफी क्या कहना चाहती है और वह सोफी के माथों को चूमकर सोफी के ऊपर से हटकर बैठ जाते हैं। बोलते हैं, मुझे पता है ये इसके लिए सही समय नहीं है। वे दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। फिर सोफी दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने सुना है कि कांट लूवर और उनकी पत्नी को उत्तर की ओर निवासित कर दिया गया है। बोलते हैं, हाँ मैंने भी इस बारे में सुना था। सोफी बोलती है, क्या आप उन्हें यहाँ ला सकते हैं? मुझे उनसे कुछ पूछना है। नहीं, मैं अब एम्प्रेस नहीं हूँ। मैं चुपचाप खड़े होकर अपनी वजह से साम्राज्य को बिखरते हुए नहीं देख सकती। ड्यूक सोफी की तरफ देखते और उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, ठीक है, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। देखते कुछ समय बाद सोफी लूसी के साथ टहलते हुए बोलते, ये बगीचा बेहद ही खूबसूरत है। लूसी बोलती है, लेडी डार्लिंग ने यहाँ ठहरने के दौरान इसकी व्यवस्था की थी। सोफी सोचती है, उसने इसे इतनी सुंदरता से क्यों सजाया? सोफी बोलती है, लूसी क्या आपको कभी प्लेग हुआ है? लूसी बोलती है, हाँ बिल्कुल, मुझे एक बार गंभीर समस्या हुई थी। लेडी डार्लिंग ने मेरा इलाज किया। सोफी बोलती है, क्या लेडी डार्लिंग ने खुद आपका इलाज किया? लूसी बोलती है, हाँ सिर्फ एक बार। उसके बाद मेरे पास दान देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने आगे इलाज नहीं कराया। सोफी बोलती है, अच्छा ऐसा है? आपको याद है इलाज कराते वक्त आपका अनुभव कैसा था? लूसी बोलती है, हाँ। वह उसे बताती है, पहले उसने मुझे एक चाय दी थी जिससे आराम मिलता है। जब मैंने उसे पी लिया तो उसने अपना हाथ मेरे प्रभावित हिस्से पर रख दिया। सोफी सोचती है उसने उसे चाय दी। तभी सोफी की नजर एक तरफ जाती है, वहाँ पे एक पीले कलर का पौधा होता है। वह सोचती है ये हो सकता है। सोफी लूसी से पूछती है, ये कौन सा पौधा है? लूसी बोलती है, अरे क्या ये हमेशा से यहाँ था? लूसी उस पौधे को ध्यान से देखते हुए बोलती है, यह आसपास के वातावरण से मेल खाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। लेपेडियो की मूल प्रजाति नहीं है। जब लेडी डार्लिंग ने बाहर से पौधा खरीदा था तब ये उसमें मिल गया होगा, लेकिन ये खुशबू अजीब तरह से जानी पहचानी लग रही है। लूसी खुश होकर बोलती, मुझे याद आ गया, ये खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसी मैंने डार्लिंग के हाथों पे महसूस की थी। ये सुनकर सोफी को समझ आ जाता है, उस पौधे को तोड़ लेती है। इस समय ड्यूक कहाँ है? दिन रात के वक्त होता है। ड्यूक सोफी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं। देखते हैं एक आदमी जेल के अंदर बंद होता है। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं, योर एक्सेलेंसी, योर एक्सेलेंसी। रोक्सन के चाचा खुश होकर बोलते हैं, मुझे यहाँ मुक्त करने आए हो, लेकिन आपके बगल में वह औरत कौन है? मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। सोफी बोलते हैं, मैं सोफी एस्तर, साम्राज्य की बेदखल महारानी और ड्यूक की मंगेतर। यह सुन के रोक्सन के चाचा हैरान होकर बोलते हैं, क्या गद्दी से हटाई गई महारानी वीडियो के शरण में क्यों है? और मंगेतर? सोफी उस पौधे को दिखाते हुए बोलती है, फीकन क्या तुम जानते हो कि ये पौधा कौन सा है? इस पौधे को देख के रोक्सन के चाचा घबराते हुए बोलते हैं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। इसके पत्ते दिखने में काफी भद्दे होते हैं। सोफी बोलती है, ये लूपन नामक पौधा है। इसकी उत्पत्ति हारून साम्राज्य से हुई है। ये प्राकृतिक रूप से विषैला होता है, लेकिन लंबे समय तक उबालने पर ये औषधीय गुणों वाला बन जाता है। ये सुन के रोक्सन के चाचा घबराते हुए बोलते हैं, क्या ऐसा है? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? ड्यूक बोलते हैं, चाचा जी बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत। हमने कुएं की जांच कर ली है और हमारे पास गवाह भी है।
लैपिडो के लोगों के द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले कुएं में डाल दो। सोफी बोलती है लुपन के जहर का इलाज केवल लुपन से ही हो सकता है। डार्लिंग लोगों का इलाज करते समय को संत के रूप में पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल करती थी। रॉक्सन के चाचा बोलते वह ड्यूक बोलते उसने जानबूझ के लोगों को बीमार किया, फिर उनकी बेबसी का फायदा उठाकर फिर चंदा वसूला। चाचा जी अभी ये महज घमंड का मामला नहीं रह गया है। सोफी बोलती है और इतना ही नहीं, आपने रॉक्सन के बचपन के बारे में फैली दुर्भावनापूर्ण अफवाहों का इस्तेमाल करके सारा दोष उस पर मार दिया। इसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। यह सुन के रॉक्सन के चाचा शर्मिंदगी के मारे कुछ नहीं बोल पाते हैं। फिर बोलते हैं ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। रॉक्सन जैसा कि आप जानते हो पिछली महारानी द्वारा हमारे परिवार को निकाल देने के बाद हमारे पास जीविका कमाने का कोई भी उचित साधन नहीं था। हमारे माता पिता की इतनी अन्यायपूर्ण मृत्यु हुई और तुम्हें युद्ध में घसीट लिया गया। मैं तो बस अपने तरीके से लैपिडियो को समृद्ध बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजा कुछ ऐसा निकला। अगर इस बारे में सोचो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम जन्म से ही एक दिव्य पशु थे, इसलिए पिछली एम्प्रेस हमेशा डरती थी। सच में क्या? सच में नहीं है। सोफी उन्हें बकवास करने के लिए मना करती है। ड्यूक की आंखें बड़ी हो जाती है। आगे बोलती किसी भी जीव को जन्म लेने के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आखिरकार प्लेग से रॉक्सन का कोई लेना देना नहीं था और वह ड्यूक का हाथ पकड़ के आगे बोलती है उन्होंने अपना पूरा जीवन लैपिडियो को समर्पित कर दिया। तुम अपने मुंह से सारी झूठी अफवाहों को खंडन करोगे। सोफी की ऐसी बातें सुनकर ड्यूक बहुत ही खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ महल में टीटी के कमरे में सारे सामान बिखरा होता है। बेड पे अपने सर को पकड़ के बैठी होती है। वह इस वक्त पागलों की तरह दिख रही होती है। वह बोलती है 1 महीने से घर में नजर बंद है। उसे एम्पायर की बातें याद आती है। उन्होंने जाते हुए बोला होता है 1 महीने बाद मुझे खुद ही पता चल जाएगा। सोफी अपने नाखून चबाते हुए बोलती है मुझे जेल में बंद हुए 15 दिन हो चुके हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। वह जल्दी से बेड से उठते हुए सोचती मुझे कुछ खाना चाहिए। प्लेट में रखी ब्रेड को उठाते सोचती मुझे बच्चे के लिए खाना ही होगा। ये सोचकर उस ब्रेड को खाने लगती है। तभी उसकी नजर फलों पे जाती है। ऊपर मक्खियां उड़ रही होती है। ये देखकर टीटी घबराने लगती है। वह प्लेट को पटक कर चिल्लाते हुए बोलती है घिनौना, बेहद घिनौना। ये अतीत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और उसकी नजर शीशे पे चली जाती है जिसमें उसका खुद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा होता है। उसकी नजर अपने सीने पे जाती है जहाँ पे एम्परर का नाम धीरे धीरे मिट रहा होता है। मन में घबराते सोचती नहीं अगर उन्हें पता चल गया कि ये नाम नकली है। और वह अजीब तरह से हंसते बोलती नहीं लॉर्ड ब्लेयर आएंगे मेरे पास। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बोलकर वह खुद को दिलासा दे रही होती है। और वह सोचती मुझे शांत होकर अपना मेकअप ठीक करना चाहिए। मुझे नहीं पता योर मैजेस्टी कब आएंगे। मुझे हर समय खूबसूरत दिखना होगा। मैं साम्राज्य की सबसे सुंदर औरत हूँ। ये सोचते हुए अपना मेकअप पूरा कर लेती है। वह आगे सोचती है मैं जितनी चाहूँ उतनी महंगी चीजें पहन सकती हूँ। पहले से अलग है। मैं उस जगह से भाग निकली हूँ। ये सोचकर वह बहुत ही खुश होती है। वह अपने पेट को छूते हुए बोलती है मेरे प्यारे बच्चे सुरक्षित जन्म ले, आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि फिर वह गुस्से से बोलती है मेरे अंदर रहने के इस उपकार का तुम्हें प्रतिफल देना होगा। ये बोलकर वह खुद को शांत करती है और आगे बोलती है सेब के पेड़ के नीचे मेरा प्यारा बच्चा बहुत ही अच्छी नींद सोता है। और वह अपने पेट को छूते हुए बोलती है लेकिन क्या 4 महीने की गर्भावस्था में पेट इतना फूल जाता है। ये बोलकर वह खुद को शीशे में देख रही होती है। वह अपना कपड़ा उठाकर शीशे में पेट को देखती है जो अजीब तरीके से हिल रहा होता है। टीटी थोड़ा परेशान हो जाती है लेकिन तभी उसके पेट में एक अजीब से जानवर का मुंह बन जाता है जो दिखने में एक राक्षस की तरह होता है, जिसे देख टीटी भी डरते हुए बोलती है ये क्या है। और वह कमरे में जोर से चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज कमरे के बाहर भी आ रही होती है। सीन चेंज होकर ड्यूक की तरफ होता है। उनकी नजर अपने चाचा पे होते हैं जो स्टेज पे खड़े हुए होते हैं। सभी के सामने बोलते हैं महामारी फैलाना और इसका इलाज करना, पानी इकट्ठा करने बहाने के रूप में इलाज का इस्तेमाल करना मैं इन सभी के पीछे था। ये सुनकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं तुम धोखाधड़ी करते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो। संत आकर अपने पिता पे चिल्लाते हुए बोलती है आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका क्या मतलब है। उसके पापा बोलते हैं तुम्हें ये बात अंदर ही अंदर पता थी ना। ये सुनकर संत कुछ नहीं बोल पाती है। वह आगे बोलते हैं आप असली संत नहीं है। ये सुनकर संत डरते हुए बोलते हैं मैं केवल राजधानी की कुलीन महिलाओं की तरह खास बनना चाहती थी। रेड क्वीन के परिवार में जन्म लेने का क्या मतलब है। मेरे भाई की वजह से पूर्व महारानी मुझसे नफरत करती थी और मुझे कभी राजधानी में कदम रखने की इजाजत नहीं मिली। मुझे बस यूं ही बंजर भूमि पे ढकेल दिया गया। ये सुनकर ड्यूक को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। सोफी भी ये देख रही होती है। सोफी बोलती है पिता और बेटी दोनों ही बात करते हैं दूसरों को दोष देना, क्या इसके द्वारा आपके किए गए पाप मिट जाएंगे। ड्यूक भी सोफी को देख रहे होते हैं। सोफी के कंधे पे हाथ रखकर बोलती है रॉक्सन पूर्व महारानी की दुर्भावना और आपकी अक्षमता का मात्र शिकार थी, इसलिए रॉक्सन और क्षेत्रों को लोगों से माफी मांगे। आपको सबसे पहले यही करना होगा। उनका संत चिल्लाते हुए बोलती है आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं। इसे ऐसा करते देख के लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं माफी मांगो, तुम धोखाधड़ी करते हो। संत और उसके पापा उन लोगों से माफी मांगते हैं और वह आगे बोलते मुझे उम्मीद है कि आप ड्यूक का ठीक से अनुसरण करेंगे। और वह ड्यूक से बोलते मुझे माफ करना तुम्हारे चाचा के रूप में मैंने तुम्हें निराश कर दिया। ये सुनकर उसकी बेटी तो बहुत ज्यादा चिढ़ रही होती है। संत बोलते मुझे खेद है, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी। ड्यूक कुछ नहीं बोलते हैं
और वह स्टेज पर जाकर बोलते हैं, एक मनगढ़ंत महामारी फैलाकर रैपिडो में अराजकता फैलाना, रैफकिन डायरीज, डार्लिंग डायरीज, मैं आप दोनों को इस क्षेत्र से निष्कासित करता हूँ। और वह अपना हाथ सोफी की तरफ बढ़ाते हुए बोलते हैं। सोफी ड्यूक का हाथ पकड़ लेती है। लेपिडियो के प्रिय लोग, मैं औपचारिक रूप से परिचय कराता हूँ, तारा का सितारा जो रूप बदलने वाले साम्राज्य को पुनर्स्थापित करेगी और जल्दी ही क्लाउड की डचेस बनने वाली है, मेरी प्रिय सोफी। सोफी तो बस ड्यूक को देख रही होती है। सीन कुछ दिनों बाद का होता है। ड्यूक बोलते हैं, ये वही कमरा है जिसे मैं बचपन में इस्तेमाल करता था, तब से ये मेरी पहली वापसी है। सोफी सोचती है क्योंकि रोक्सेन डोमियोस की वजह से हारून साम्राज्य चला गया था, इसके बाद डोमियोस ने ही इस कमरे का इस्तेमाल किया होगा। शायद इसका यही कारण है कि सारे निशान मिट चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये कमरा किसी भूत का है। सोफी ड्यूक को कमरा दिखाने के लिए धन्यवाद बोलती है। वह बोलती है, यहाँ कोई सुखद यादें नहीं होगी। मुस्कुराते हुए बोलते हैं, नहीं, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था कि मैं कहाँ पला बड़ा हूँ। बोलती है, रोक्सन वैसे उस दिन के पास से लोगों का क्या हाल है? जब सोफी ने सभी के सामने बोला होता है, ड्यूक ने महामारी नहीं फैलाई, ना ही अतीत में ना ही भविष्य में। ड्यूक बोलते हैं, हम बैरम की चाय पत्तियों को बांटेंगे जो बुखार को कम करने में और दर्द में राहत दिलाने के सहायक होती है। अगर आप इसे हर रोज पीते हैं तो इसके लक्षण कम हो जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। लाल बालों वाला शुरू बोलते हैं, ये चायपत्तियां हैं, कृपया लाइन में बने रहें। ड्यूक और सोफी स्टेज से नीचे उतर रहे होते हैं। उन्हें देखकर लोग ड्यूक से माफी मांग रहे होते हैं। एक औरत बोलती है, मैंने अपनी आंखें बंद करके झूठी अफवाहों पर विश्वास कर लिया कि तुम ये प्लेग फैलाए हो, कृपया हमें माफ कर दीजिए। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं इस बात से कि मैं अफवाहों को दूर करने में काबिल था और हम महामारी को हल करने में सक्षम थे, ये सब सोफिया की बदौलत हो पाया। यह सुनकर सभी लोग सोफिया को धन्यवाद बोलते हैं। तुम दोनों इस भूमि के सच्चे शासक हो। ड्यूक बोलते, सौभाग्य से महामारी अब शांत होते हुए दिख रही है, इस क्षेत्र के लोगों को फिर से शांति मिल गई है। और वह सोफी के चेहरे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, वह सोफी को धन्यवाद बोलते हैं इन सारी चीजों के लिए। सोफी ड्यूक के हाथों पे हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं रोक्सन, मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। ड्यूक बोलता है, तारा का सितारा रूप बदलने वाले साम्राज्य को पुनः स्थापित करेगा और जल्दी ही क्लाउड की डचेस बनने वाली है। ये सुनकर सोफी को ड्यूक की बात याद आती है जो उन्होंने सभी के सामने बोली होती है। ये याद करके सोफी शर्माते हुए बोलती है, मैं बेदखल एम्प्रेस से ज्यादा कुछ नहीं थी जो भाग रही थी, लेकिन आपकी बदौलत मैं तारा का सितारा एक डचेस बन गई और आपकी प्रिय। ये सुनकर ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुझे इस बात से निराशा होती है कि मैं इसे केवल इतने आसान शब्दों में वर्णित कर सकता हूँ। सोफी, तुम मेरा सब कुछ हो। वह सिर्फ एस्तारा का तारा या डचेस नहीं है, मेरी प्रेमिका ही नहीं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं। ये सुनकर सोफी ड्यूक को किस करने लगती है। तभी कोई दरवाजे को खटखटाते हैं, बोलता है, ड्यूक आप यहाँ हैं। सुनकर ड्यूक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वह गुस्से से दरवाजे को खोलते हैं। ये देखे तो लाल बाल वाला शूरवीर भी हैरान होता है। गुस्से से जलते हुए बोल रहे होते हैं, ये क्या है? वह शूरवीर घबराते हुए बोलते हैं, ये तो लॉर्ड, मैंने आपके आदेश अनुसार लोगों को लाया है। जो काउंट और उनकी पत्नी होती है। काउंट और उनकी पत्नी ड्यूक और सोफी के सामने बैठे होते हैं। काउंट बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं। अपने घुटने के बल बैठते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी, कृपया हमारी मदद करें। काउंट की पत्नी घुटने के बल बैठकर बोलती है, कृपया मेरे बेटे की अन्यायपूर्ण मृत्यु के पीछे की सच्चाई पता लगाएं। सोफी बोलती है, मैंने आपकी शिकायतों का निवारण करने के लिए नहीं बुलाया है। इसके पीछे कौन है? उन्हें समझ नहीं आता सोफी किस बारे में बोल रही होती है। सोफी बोलती है, मैं पूछ रही हूँ कि आपको सबसे पहले टीटी से किसने मिलवाया था? ये सुन के काउंट और उनकी पत्नी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और फिर वह डरते हुए बोलते हैं, आपको ये कैसे पता चला? सोफी बोलती है, आपके जवाब के आधार पर ही आपका भविष्य तय होगा और उत्तर से भागने का ये आपका आखिरी मौका है। काउंट डरते हुए बोलते, वह व्यक्ति काला सांप था। जब हमारी नजर मिलती है तो मुझे सिहरन सी दौड़ जाती है। निश्चित रूप से एक सांप था। उन्होंने हमसे कहा कि हम टीटी को अपनी पालक बेटी के रूप में गोद ले लें। काउंट की पत्नी आगे बताती है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें धन, सम्मान और प्रभावशाली संपर्क प्राप्त होंगे। सोफी बोलती है, तो आपने इस बात पर विश्वास कर लिया? वह आगे बताते हैं, उन्होंने हमारी आंखों के सामने तरह तरह के जादू दिखाए। हमारे पास उन पे विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोफी सोचते हुए बोलती है, तो क्या वह जादूगर है? काउंट बोलते, हमें बस इतना ही पता है, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। उनकी पत्नी बोलती, लेकिन ऐसा लग रहा था कि टीटी उनसे छुपकर मिल रही थी। अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। उनका नाम भी नकली है और हमें कैसे पता चलेगा कि उनके गर्भ में पल रहा बच्चा सम्राट का है या उसका? धूर्त औरत की वजह से मेरे बेचारे बेटे। उनकी बातें सुनकर ड्यूक और सोफी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ड्यूक एक शूरवीर को बुलाते हैं, उसके साथ काउंट और उसकी पत्नी को भेज देते हैं। ड्यूक सोफी से पूछते हैं, अब आप क्या योजना बना रहे हैं? सोफी बोलती, हमें पता चल गया कि इसके पीछे कौन है, तो हमें ढूंढना होगा और मुझे राजधानी लौटना होगा रोक्सन। ये सुनकर ड्यूक हैरान हो जाते हैं। सोफी बोलती है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वजह से निर्दोष लोगों की जान को नुकसान पहुंचे। ड्यूक बोलते हैं, लेकिन अगर सोफी तुम वापस जाओगी, कौन जाने सम्राट क्या करेगा? सोफी बोलती, इसलिए तो मुझे जाना होगा। इस समय डोमियो सुनहरे बालों, नीली आंखों वाली हर औरत को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर मैं खुद को दिखाऊं तो वह रुक जाएगा। वह सोचती है, बेशक अगर मैं शाही महल लौटती हूँ तो मुझे अपना पूरा जीवन भूतिया डचेस के रूप में गुजारना पड़ेगा। वह बोलती है, डोमियोस की ये हालत कैसे हो गई? ये सुनकर ड्यूक बोलते हैं, सोफी मुझे पता था कि वह पागल हो जाएगा, कम से कम कुछ हद तक तो। सोफी बोलती, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें पता था? ड्यूक बोलते, जब मैं बच्चा था मेरी माँ ने मुझे बताया था
डोमिनस एक दोषपूर्ण दिव्य पशु के रूप में पैदा हुआ था। सोफी बोलती दोषपूर्ण, तभी उसे एम्परर का पशु में बदलने का रूप याद आता है। गुस्से से उस वक्त उसे घूर रहे होते हैं, तो उस समय डोमिनस का असली रूप किसी दिव्य प्राणी से अधिक राक्षसी जानवर जैसे दिख रहा था। ड्यूक बोलते और सोफी, दरअसल एक ऐसी बात है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बता पाया हूँ। ये सुनकर सोफी की नजर ड्यूक के हाथों पे जाती है। बोलती है ये है। ड्यूक उसे डोरियन की मोहर दिखाते हैं। ड्यूक बोलते मेरे पिता की यादगार वस्तु जिसे मैं शाही महल में तलाश कर रहा था। सोफी बोलती क्या लाल राजा की यादगार वस्तु डोमिनस की मोहर थी? ड्यूक बोलते डोमिनस की मोहर, दो मोहर जो सम्राट का प्रतीक होता है और जिसमें दिव्य पशु की शक्ति समाहित है। कुछ ये अधिकार हर सम्राट को मिलना चाहिए था, लेकिन ये डोमिनस को कभी नहीं मिला था। कहा जाता है कि ये ऐसा ही दिव्यांगत सम्राट की गलती के कारण खो गया था, लेकिन महल के अंदर ये अफवाहें फैली हैं कि दिव्यांगत सम्राट ने इसे जानबूझकर छुपाया था, क्योंकि उन्होंने डोमिनस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सभी पूर्व सम्राटों में वह एकमात्र ऐसा सम्राट था जिसके पास डोरियन की मोहर नहीं थी, और यही डोमिनस के लिए सबसे बड़ा दुखदाई बिंदु बन गया। सोफी सोचते तो वह अफवाहें सच थी। दिव्यांगत सम्राट ने वास्तव में मोहर को छुपा दिया था, क्योंकि उन्होंने डोमिनस को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। सोफी बोलते लेकिन लाल राजा के पास वह मोहर क्यों थी? ड्यूक बोलते हैं बाल्कन के दिव्यांगत मेरे पिता लाल राजा मैक्सिमस को सम्राट बनाने का इरादा था, लेकिन मेरे पिता ने सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ग्लूटियर सम्राट के रूप में आसीन हुआ। उस समय भी मोहर अभी भी ग्लूटियर के कब्जे में थी। ग्लूटियर को डोमिनस की क्षमता पर संदेह था। आखिरकार उसने वह मोहर मेरे पिता लाल राजा को सौंप दी। मेरे पिता ने अपने विरासत के हिस्से के रूप में शाही महल के अंदर मोहर को छिपा दी थी, ताकि डोमिनस उसे ढूंढ न सके, और मैंने ही इसे खोजा था। सोफी बोलते तो सब कुछ इस तरह हुआ, लेकिन मोहर का हमेशा एक मालिक होना चाहिए और वह एक दिव्य प्राणी होना चाहिए। इस समय ये ना ही सम्राट का है और ना ही लाल राजा का। ड्यूक बोलते इसलिए मेरे पिता ने ग्लूटियर के ड्यूक की उपाधि सर्जित करने का प्रस्ताव दिया था। अब जब मुझे ये मिल गया तो ये मोहर ड्यूक की है। सोफी कुछ सोचकर बोलती है ड्यूक बिल्कुल नहीं। ड्यूक मुस्कुराते बोलते ये सही है, मैं ड्यूक हूँ। सोफी बोलती है तो सिर्फ मैं भूतिया डचेस नहीं हूँ। ड्यूक सोफी का हाथ पकड़ के उसके हाथों पे किस करते हुए बोलते हैं आप मुझसे शादी करेंगी? सोफी बोलती है सचमुच? ड्यूक बोलते डोमिनस को मानना था कि ड्यूक का पद खाली था, इसलिए उसने तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए भूतिया उपाधि दी, लेकिन उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी ये उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। सोफी बोलती मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सोफी के कान के पास आकर बोलते और अगर मैं तुम पर अपनी छाप छोड़ दूं तो हम अपनी शादी को अधिकार दे सकते हैं। ड्यूक के इतने करीब आने की वजह से सोफी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली होती है। सोफी सोचती है कि रोक्सन के मार्ग का यही तात्पर्य है, एक दिव्य प्राणी की क्षमता जिसे काटने के नाम से जाना जाता है। अपने साथी के गर्दन पे काट कर वह उन्हें अपना बना लेते हैं। इससे उन्हें अपने साथी के साथ भावनाओं के गहरे स्तर को साझा करने की अनुमति मिलती है। ड्यूक बोलते चलो मैं तुम्हें काटता हूँ। सोफी अपनी आंखें बंद करके बोलती है ठीक है। ड्यूक सोफी के गर्दन की तरफ झुक रहे होते हैं। सोफी मन में सोचते है रोक्सन का दिल जोरों से धड़क रहा है, एक जानवर की तरह, इंसान की तरह नहीं। पहले तो ड्यूक सोफी के गर्दन पे किस करते हैं, फिर वे अपना मुंह खोलकर सोफी को काट लेते हैं, जिस वजह से सोफी को थोड़ा दर्द भी होने लगता है। सोफी के गर्दन पे ड्यूक के दांतों का निशान होता है, जिस वजह से सोफी शर्माते हुए सोचती है लेकिन ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है। ड्यूक कुछ सोचते हैं, वे सोफी को लटाकर उसके ऊपर आ जाते हैं, अपने ब्रोच को निकालते हैं, उसके बाद वे अपनी टी शर्ट को निकाल देते हैं। सोफी बस ड्यूक को देख रही होती है और वह अपना हाथ ड्यूक के गर्दन की तरफ बढ़ाती है और उन्हें पकड़ लेती है। हम देखते हैं कुछ समय बाद वह शीशे के सामने बैठी हुई होती है। वह सोचते ये वास्तव में बना रहता है रोक्सन का निशान। उसे याद आ जाता है कुछ देर पहले ही उन दोनों में क्या हुआ था। उसे याद करके उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह अपने मुंह पे हाथ रख के सोचती है कितना शर्मनाक है। उसे कुछ आवाज आती है। जब वह पलट कर पीछे देखती है तो ड्यूक खड़े होते हैं। वह मुस्कुराते हुए बोलती है रॉक्सन। ड्यूक उसके कंधे पे किस करते हुए बोलते सोफी शायद शहर जाने से पहले हमें किसी से मिलना होगा। सोफी बोलती है कौन? ड्यूक सोफी को एक पत्र देते हैं। सोफी जब उस पत्र को खोल के देखती है वह बोलती है लेडी स्वैंग की लिखावट जैसी लग रही है। वहीं दूसरी तरफ महल में सभी लोग लाइन से खड़े होते हैं। एम्परर बोलते महारानी डचेस कहाँ है? एक आदमी सर झुकाए बोलते अभी तक हमें नहीं मिली है। ये सुनकर एम्परर अपने सिंहासन पे से खड़े होकर बोलते मैं समझ गया, तो वह अब कहीं नजर नहीं आ रही। एक आदमी धीरे से बोलता है मुझे हैरानी कि आज किसका सर कलम किया जाएगा। दूसरा आदमी बोलते हैं चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो। एम्परर बोलते महारानी ने अपनी मेहनत का अधिकांश हिस्सा इस राहत केंद्र को समर्पित किया। एक आदमी बोलता है राजधानी में स्थित श्रद्धा राहत केंद्र। एम्परर बोलते अगर हम वहाँ के मौजूद सभी लोगों को मार दे तो वह खुद को प्रकट कर दे। ये सुनकर सभी लोग घबराने लगते हैं। एम्परर बोलते राहत केंद्र में आग लगा दो, एक बाल भी जिंदा मत छोड़ना, सबको नष्ट कर दो। इस बात का पता चलने पर वह छिप नहीं पाएगी। ये सुनकर एक आदमी बोलते हैं लेकिन योर मैजेस्टी। एम्परर बोलते क्यों? वह खंजर लेकर आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं क्या कोई समस्या है? एम्परर के सामने खड़े होने की वजह से वह आदमी घबराकर बोलते खैर बात यह है कि वह आगे कुछ बोल पाता है। एम्परर उसका गला पकड़ के बोलते हैं फिर बोलो, जीभ होने पर तुम जवाब नहीं दे सकते, इसलिए मुझे बेकार चीजों को हटाना ही होगा। ये सुनकर वह आदमी रोने लगता है। वे एक आदमी भाग कर आते हुए बोलते योर मैजेस्टी हमें महारानी मिल गई है। ये सुनकर एम्परर उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं। महल का दरवाजा खुलता है और उनके सामने सोफी खड़ी होती है। एम्परर बोलते हैं सोफी, लेकिन अचानक ही वह शांत हो जाते हैं। ड्यूक को सोफी के बगल में देखकर
ड्यूक भी एम्परर को देख के ज्यादा खुश नहीं होते हैं और एम्परर के गुस्से में नसें तन जाती है चारे की। एम्परर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलते, सोफी इधर आओ, अगर तुम अभी मेरे पास आओगी तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। सोफी एम्परर की हरकत को देख रही होती है। एम्परर बोलते जल्दी मेरे पास आओ। सोफी को अपनी जगह से हिलता ना देख एम्परर गुस्से में हो जाते हैं। तभी ड्यूक एम्परर के सामने आ जाते हैं। एम्परर को ड्यूक के अंदर से खुशबू आ रही होती है। वह सोचते वह खुशबू मुझे सोफी के रंग पर रोक्सेन की खुशबू महसूस हो रही है। वह किसी और आदमी की दुर्गंध थी जिसे वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तभी एम्परर की नजर सोफी की गर्दन पे जाती है, यहाँ पे काटने का निशान होता है, जिसे देख एम्परर गुस्सा हो जाता है। वह बोलते हैं क्या तुमने उस पर अपनी छाप छोड़ी? ये सुनकर सोफी अपनी गर्दन को छूती है। ये देखकर एम्परर गुस्से से हंसने लगते हैं और वह चिल्लाते बोलते हैं तुम दोनों का मिलन हो गया है। ये बोलकर वह जोर से हंसने लगते हैं। सोफी एम्परर की हरकत को देख रही होती है। एम्परर अभी भी लगातार हंसे जा रहे होते हैं। वह बोलते हैं ये सब ठीक है, मैं तुम्हें सीधे जान से मार दूंगा। ये बोलकर एम्परर अपनी तलवार निकाल लेते हैं, ड्यूक पे हमला कर देते हैं, जिसे देख सोफी चिल्लाते बोलती है रोक्सेन। ड्यूक अपनी तलवार से रोक लेते हैं एम्परर की तलवार को। वह दोनों गुस्से से एक दूसरे को घूरे होते हैं। सोफी चिल्लाकर उनको रुकने के लिए बोलती है, मैं ग्रैंड डचेस कोटेस के रूप में आप दोनों से विनती करती हूँ, कृपया लड़ाई बंद करें। एम्परर बोलते हैं ग्रैंड डचेस कोटेस आप यही कह रही हैं? एक भूतिया ग्रैंड डचेस कोटेस आखिर क्या कर सकती है? सोफी बोलती है एम्परर मैं भूतिया ग्रैंड डचेस कोटेस नहीं हूँ, कोई ऐसा जिसे ग्रैंड ड्यूक की उपाधि विरासत में मिली है। ये सुनकर एम्परर सोफी की तरफ देखते बोलते हैं तुम्हारा मतलब क्या है? तभी लाल बालों वाला शूरवीर आकर बोलता है कृपया इस दस्तावेज को देखें, इसे दिव्यांगत सम्राट ने पीछे छोड़ दिया था। उस दस्तावेज को ले लेते हैं और उसे पढ़कर हैरान हो जाते हैं। उसमें लिखा होता है क्लाउड लैपिडियो को ग्रैंड ड्यूक की उपाधि प्रदान की गई, साथ ही उन्हें खुद की ग्रैंड टची निर्मित करने का अधिकार भी प्राप्त है। एम्परर मन में सोचते ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूक एम्परर की तरफ बढ़ते हुए बोलते इस पल से मैं लैपिडियो के क्षेत्र को एक ग्रैंड टची के रूप में घोषित करता हूँ। ये सुनकर एम्परर चिल्लाते हुए बोलते दुनिया में क्या आप कह रहे हैं कि एक ग्रैंड टची? अपनी तलवार रखते हुए बोलते आप भली बातें जानते हैं कि एक ग्रैंड टची को साम्राज्य के भीतर स्वतंत्र राज्य की तरह माना जाता है। और वह सोफी की तरफ देखकर आगे बोलते हैं इसके अलावा सोफी ग्रैंड डचेस कोटेस के रूप में। वह सोफी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करते हुए बोलते हैं एक स्वतंत्र राज्य की रानी के रूप में वह पशु लोग साम्राज्य के सम्राट के आदेशों की अवहेलना कर सकती है। योर मैजेस्टी आप इसे अच्छी तरह से समझते हैं ना? यह सुनकर एम्परर चिढ़ते हुए सोचते हैं अगर सोफी इसी हालात में लैपिडो के पास लौट जाती है तो उसे वापस लाने का कोई भी उपाय नहीं है सिवाय एक युद्ध के विरुद्ध ग्रैंड डची। यह सोचकर वह गुस्से से बोलती इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। सोफी बोलती चिंता मत करो, मैं शाही शहर नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर एम्परर खुश होकर बोलते हैं क्या वह सच है? सोफी बोलती है मैं ग्रैंड ड्यूकल पैलेस में ही रहूंगी ग्रैंड डचेस कोटेस के रूप अपने चुने हुए साथी के साथ। ये सुनकर एम्परर फिर से गुस्सा होकर बोलते क्या, और उनकी पकड़ अपनी तलवार पे मजबूत हो जाती है। वे सोचते कोई बात नहीं सोफी वापस आ गई है, अगर मैं फिर से उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालूं तो वह फिर से भाग सकती है, इसलिए मैं धीरे धीरे फंदे को कसूंगा। सबसे पहले मुझे उस श्रापित जानवर को सोफी से अलग करना होगा। एम्परर वहाँ से जाते बोलते हम शाही शहर लौटेंगे। सोफी सोचती है वे इतनी आसानी से मान गया, जिससे मुझे और भी ज्यादा बेचैनी हो रही है। ड्यूक सोफी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं चलो हम चलते हैं। ये सुनकर सोफी मुस्कुराती है और ड्यूक के साथ वहाँ से चली जाती है। ड्यूकल पैलेस के अंदर सोफी आ गई होती है। उनकी नजर एक इंसान पे जाती है जिसने अपने आप को छुपा रखा होता है। बोलती है आप लौट आई योर हाइनेस, सुरक्षित वापस आने के लिए स्वागत है। यह बोलकर वे अपने सर से कपड़ा हटा देती हैं। सोफी बोलती हाँ काफी समय हो गया है। लेडी स्वानी सोफी याद करती है कि कैसे उसे एक पत्र मिला होता है लेडी स्वानी की तरफ से जिस दिन हम शाही शहर लौटे आपने कहा था कि आप सम्राट के रहस्य का उजागर करेंगी। कपों में चाय होती है टेबल पर। सोफी बोलती है बताइए वास्तव में उस पत्र का क्या अर्थ है? लेडी स्वानी बोलती है योर हाइनेस क्या आप जानते हैं कि योर मैजेस्टी के पागलपन का स्रोत क्या है? सोफी अपना सरनामा हिलाकर बोलती नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये किसी तरह का पागलपन है। लेडी स्वानी चाय पीते हुए बोलती है सम्राट का पागलपन उनके जन्मजात दोष से पैदा हुआ है। सोफी बोलती है क्या उसके जन्म में कोई कमी थी? उसे याद आता है कि ड्यूक ने उसे इस बारे में बताया होता है। सोफी ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलती है रोक्सेन क्या तुम्हें ठीक से पता है वह खामी क्या है? ड्यूक बोलते हैं मुझे भी हुई कहानी के बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। लेडी स्वानी बोलती है ये बातचीत आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सोफी बोलती है वास्तव में ये किस प्रकार की खामी है? लेडी स्वानी उनकी तरफ देखते हुए बोलती है वर्तमान सम्राट डोमियोस बैरोका डोरडियन वह दिव्यांगत सम्राट के नाजायज पुत्र हैं। यह सुनकर सोफी हैरान होकर बोलती है एक नाजायज बच्चा, लेकिन पिछली पीढ़ी ने निश्चित रूप से एक साथी चिन्ह बनाया होगा। लेडी स्वानी बोलती है मेट मार्क जब एम्परर और एम्प्रेस डोडियन देवी के नाम पर शादी का रिश्ता स्थापित करते हैं वह अपने शेष भाग को एक साथी के साथ साझा करते हैं। क्या होगा अगर वह मार्क नकली हो? सोफी बोलती है आप कह रहे कि वह निशान नकली था? लेडी स्वानी बोलती है दिव्यांगत सम्राट के साथ एक और औरत थी उसका नाम शार्लेट था। काउंटेस शार्लेट सार्वजनिक रूप से लोमड़ी के रूप में रहती थी। निजी तौर पर वह अपने पशु रूप में दिव्यांगत सम्राट से गुप्त रूप में मिलती थी। फिर एक दिन दिव्यांगत सम्राट ने मुझे एक प्रस्ताव दिया। उस समय दिव्यांगत महारानी का गर्भपात हो गया था, लेकिन वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी। वह इस भ्रम में फंसी हुई थी कि वह अभी भी गर्भवती है। संयोगवश शार्लेट भी उसी समय गर्भवती थी। ये सुनकर सोफी हैरान होकर बोलती है बिल्कुल नहीं। लेडी स्वानी बोलती है हाँ बिल्कुल दिव्यांगत सम्राट का ये प्रस्ताव था
आइए महारानी को शार्लेट के बच्चे को जन्म देने दे। महारानी उस समय पागलों की तरह बोल रही होती है, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। उनके शरीर में से खून निकल रहा होता है, वह फिर भी बोलती हैं, बड़े और मजबूत बनो। उस समय लेडी स्वानी आकर बोलती है, योर मैजेस्टी, आपको फिर से रक्त वाहिकाओं में से खून निकल रहा है। वह आगे बताती है, मैं हेरेडियल को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी, जो राज्य की जननी होने के साथ साथ मेरी सबसे अच्छी बचपन की दोस्त भी थी, और भी अधिक निराशा में डूब जाना। आखिरकार मैंने सम्राट का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अपनी मनचाही बच्ची को अपनी बाहों में पाकर हेरेडियल दिन प्रतिदिन और अधिक स्वस्थ होती चली गई। हमें लगा कि सब कुछ ठीक से सुलझ गया, लेकिन दिव्यांगत सम्राट ने देवताओं की इच्छा पर विचार नहीं किया। सोफी बोलती, देवताओं की इच्छा? डिस्वानी बोलती, योर मैजेस्टी, जरूरी जानती होंगे कि समस्या क्या थी। ड्यूक बोलते, एक भेड़िया अपने पूरे जीवन में केवल एक ही साथी चुनता है। जो दिव्य प्राणी इसका उल्लंघन करते हैं उसे देवी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। वास्तव में उनके अपने बच्चे डोमियस उस अभिशाप का शिकार बन गया। सोफी बोलती, क्या डोमियस को इस बारे में पता है? लेडी स्वानी बोलती, सही में उसने किया। उसने अपनी जन्म देने वाली माँ शार्लेट की हत्या की। ये सुनकर सोफी हैरान होकर बोलती है, उन्होंने अपने हाथों से अपनी माँ की हत्या कर दी। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? लेडी शार्लेट बताती है, उन्होंने अपने हाथों से इस सबूत को नष्ट कर दिया कि वह एक नाजायज संतान था। स्तर का तारा, नियति ही सच्चे सम्राट का निर्धारण करेगी। आपने ही योर मैजेस्टी डोमियस को स्वीकार करने से प्रेरित किया होगा। आपको स्वाभाविक रूप से उसके प्रति घृणा महसूस हुई होगी। सोफी सोचती है, इसीलिए मुझे डोमियस को छूने में असहजता महसूस हुई। लेडी स्वानी बोलती है, मैं चाहती हूँ कि सम्राट सत्ता से बेदखल हो जाए। अगर इसका यही मतलब है तो मैं हर तरह से सहयोग करूंगी। सोफी सोचती है, लेडी स्वानी, डोमियस को कभी माफ नहीं करना चाहिए, जिसके आखिर तक हेरेडियल का इस्तेमाल किया। उसे काले जादू का सहारा लेने के लिए मजबूर करना, भले ही वह जानता था कि वह उसकी असली माँ नहीं है। आखिरकार हेरेडियल उसकी अनमोल दोस्त थी। सोफी ये सोच रही होती है, तभी लेडी स्वानी बोलती है, कहते हैं टीटी का नाम नकली है। मैंने अफवाह में सुना कि उसके पीछे कोई है जो पदों के पीछे से सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मैं भी अनुमान लगा सकती हूँ कि वह कौन हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ महल में एम्परर ने जानवरों को मार दिया होता है। अभी भी उन्हें एक आवाज सुनाई दे रही होती है जो बोल रहा होता है, मार डालो, मार डालो। सुनकर एम्परर अपना सर पकड़ लेते हैं। सोचते मुझे लगातार आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं इन आवाजों से तंग आ गया हूँ। आवाज दोबारा बोलती, शुरू से अंत तक तुम उस बदमाश के लिए महज एक मोहरा थे। एम्परर बोलते, नहीं, ये सच नहीं है। वह आवाज बोलती है, उन्होंने सोफी के रंग को चिन्हित किया था ना। ये सुन के एम्परर को सोफी के गर्दन का निशान याद आता है। इस वजह से उनके हाथ कांपने लगते हैं। वह आवाज दोबारा बोलती है, तुम्हारी औरत पर किसी दूसरे आदमी का निशान लगा हुआ है। हर रात वह उसकी बाहों में आराम कर रही होती है और परमा आनंद से सिसकाते हुए। ये सुनकर एम्परर चिल्लाते हुए बोलते हैं, चुप हो जाओ। वह बार बार अपनी तलवार हिलाते हुए उस आवाज को चुप होने के लिए बोल रहे होते हैं। मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद करो। अभी भी फर्श पे मरे हुए जानवरों की लाश पड़ी होती है। फिर अपने आप को शांत करते हैं। अभी वह आवाज दोबारा सुनाई देती है, मार डालो उसे। अगर तुम रॉक्सन को मार दोगे तो सोफी फिर से तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर एम्परर थक कर बैठ जाते हैं। सर झुका कर बोलते हैं, लेकिन सोफी के दिल का क्या हुआ? वे अपना सर पकड़ बोलते हैं, क्योंकि आखिरकार उसका दिल उसी का है। मैंने सोफी की सारी इज्जत खुद ही लेनी चाहिए। बोलकर एम्परर शांति से बैठ जाते हैं। उनके ऊपर चांद की रोशनी आ रही होती है। तभी अचानक ही उनके हाथों पे नाम उभरने लगता है। अपने हाथों की तरफ देखते हुए उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है ये क्या हो रहा है। तभी वे अचानक ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके हाथों पे नाम अंकित हो रहा होता है। वह सोफिया का नाम होता है। देखकर एम्परर बोलते, ये नामुमकिन है। वह अपने हाथों को रगड़ने लगते हैं, लेकिन जब वह नाम नहीं मिटता है, खुश होकर बोलते हैं, नाम, यह एक वास्तविक नाम है। वे अचानक ही शांत हो जाते हैं। जल्दी से अपने कमरे के बाहर निकलते हैं। बोलता, आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? योर मैजेस्टी। एम्परर कुछ न बोल के सीधे टीटी के कमरे के बाहर खड़े होते हैं। गेट पे लगी जंजीर को तोड़ देते हैं और वे कमरे का दरवाजा खोल देते हैं। तभी अचानक उन्हें बदबू आने लगती है। इस वजह से वे अपने मुंह को ढक लेते हैं। वे कमरे की हालत देखते हैं जो पूरी तरह से बेकार हो चुकी होती है और सामान में से सड़ने की बदबू आ रही होती है। उनकी नजर टीटी पर जाती है जो आईने के सामने बैठी होती है। आईने में एम्परर को देखकर टीटी खड़ी हो जाती है और वह पलटकर देखते हुए बोलती है। उसका चेहरा इस वक्त बेहद ही डरावना होता है। वह बोलती है, मेरे स्वामी, आखिरकार आप आ गए। वह एम्परर की तरफ भागते हुए बोलती है, मुझे बहुत समय से इसकी चाहत थी। लेकिन तभी वह अचानक ही गिर जाती है। एम्परर की तरफ देखते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी, अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई है ना? टीटी तुम्हें पाने के लिए बेहद ही तरस गई है। एम्परर बोलते, दिखाओ। सुनकर टीटी को समझ नहीं आ रहा होता है कि एम्परर क्या बोल रहे हैं। एम्परर जल्दी से टीटी का कपड़ा पकड़ लेते हैं। टीटी हैरान हो जाती है। एम्परर जल्दी से टीटी का कपड़ा हटाते हैं। अपने नाम की तरफ देखते हैं जो इस वक्त धुंधला हो गया होता है। जल्दी से घबराते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी, ये तो। एम्परर अपने हाथ की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जी हाँ, अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारा नकली नाम है और मेरा असली नाम था। बोलकर एम्परर अपने हाथों को चूमने लगते हैं, जिसे सुन टीटी घबराते हुए बोलती है, योर मैजेस्टी। वह जल्दी से एम्परर का पैर पकड़ के बोलती है, नहीं, ये इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नाम ना होने पर भी मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करती हूँ। एम्परर बोलते हैं, आप कहते हैं कि ये प्यार की वजह से किया? टीटी रोते हुए बोलते हैं, जी हाँ योर मैजेस्टी, मेरे खुद के ईश्वर से कम नहीं है। ये दखल महारानी के विपरीत मैं केवल तुम्हारे लिए जीती हूँ। मैं केवल यही चाहती हूँ, केवल आप ही योर मैजेस्टी। अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते टीटी उसे धक्का मार के अपने से अलग कर देते हैं। एम्परर उसे घूर कर देखते हुए बोलते, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करती हो? बोलकर वह टीटी के बालों को पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर ले जा रहे होते हैं। टीटी बार बार चिल्लाते हुए बोलती, योर मैजेस्टी। एम्परर घसीट कर टीटी को खिड़की के पास ले आते हैं और उसे खिड़की से लटका देते हैं। देख टीटी हैरान होती है। नीचे केवल
पेड़ ही दिख रहे होते हैं। टीटी चिल्लाते हुए बोलती है योर मैजेस्टी मुझे बख्श दीजिए, गलती थी, कृपया मुझ पर दया कीजिए। एम्परर ने अभी भी टीटी को बालों को पकड़ा होता है। टीटी बोलती है योर मैजेस्टी। वह डर से कांप रही होती है और वह डर और घबराहट के साथ बोलती है मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर एम्परर शांत होते हैं, फिर बोलते हैं एक बच्चा क्या, बोलकर वह उसके बालों को छोड़ देते हैं। टीटी अभी भी खिड़की के पास बैठी होती है। एम्परर वहां से जाते हुए बोलते हैं गार्ड इस दुशासन औरत को जिसने सम्राट को धोखा देने की हिम्मत की पकड़कर पश्चिमी मीनार में कैद कर दो तुरंत। ये बोलकर एम्परर वहां से जा रहे होते हैं। टीटी उन गार्ड्स को देखकर बोलती है क्या नहीं योर मैजेस्टी। एम्परर रुक कर बोलते हैं और ये सुनिश्चित करे महारानी के महल को उसकी पहले की स्थिति में कर दिया जाए। ये बोलकर एम्परर हंसने लगते हैं और वे अपने हाथों की तरफ देखकर बोलते हैं अस्तारा का सितारा, जल्दी ही आप अपने उचित स्थान को प्राप्त कर लेंगी। अगली सुबह आसमान से पेपर नीचे गिरा होता है। एक आदमी बोलता है आज की ताजा खबर। उस पेपर को पढ़ के बोलते हैं एक आदमी बोलते हैं क्या उसका निशान निकले था। दूसरी औरत बोलती है क्योंकि वह शाही उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है इसलिए उसका बर्खास्त बच्चे के जन्म तक के बाद के लिए रोक दिया है। वे और बोलती है आखिर ये क्या हो रहा है। आदमी बोलते तो फिर महारानी का पद अब खाली है ना, अब इस महल का क्या होगा। यही सारी बातें वे लोग कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सोफी अपना काम कर रही होती है। वह सोचती है अगर हम राजधानी में थोड़ी देर से पहुँचते तो विपत्ति आ सकती थी। वह याद करती है कि कैसे योर मैजेस्टी राहत केंद्र को जलाना चाहते थे। वह बोलते हैं हाँ मैंने इसे बचाने की पूरी तरह से कोशिश की, अगर आप वापस ना लौटे होते तो राहत केंद्र आग के लपटों में घिरा होता। यह याद करके सोफी अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर सोचती है उसकी हालत मेरी सोच से कई ज्यादा खराब है और 10वां हिस्सा देने की प्रथा को इतनी आसानी से छोड़ देना सोचकर सोफी परेशान होती है। तभी सोफी की नजर ड्यूक पे जाती है जो अपना काम कर रहे होते हैं। वह सोचते हैं रोक्सन के सामने बैठकर साथ काम करने का मौका मिला। ड्यूक को महसूस होता है कि सोफी उन्हें देख रही है। ड्यूक को अपनी तरफ देखकर देख सोफी शर्मा जाती है। ड्यूक बोलते क्या कुछ गलत है सोफी। वह शर्माते हुए सोचते उस घटना के बाद मैं रोक्सन के प्रति पहले से काफी सतर्क हो गई हूँ। क्या मेरी इंद्रियां पहले से अधिक संवेदनशील हो गई हैं? मुझे लगता है कि मैं अस्थिर महसूस कर रही हूँ। सोफी को खुशबू आती है। सामने की तरफ देखते हैं ड्यूक वहाँ पे नहीं होते हैं। ड्यूक सोफी के पीछे आके खड़े होते हैं और वह सोफी के गालों पे किस करते हैं जिस कारण सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। बोलते सोफी तुम बीमार तो नहीं हो। सोफी बोलते नहीं बस मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। मुस्कुराते बोलते इसकी तो उम्मीद थी, अगर आप ऐसी चीजें महसूस कर रही हैं जिसे कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता था। सोफी सोचती रोक्सन सही कर रहा है, मेरे शरीर में हल्की गर्मी होने लगती है यहाँ तक कि हल्के संपर्क से भी। और उस रात रोक्सन क्यों रुक गया। वे याद करती है कि कैसे ड्यूक सोफी के करीब आए होते हैं। उनका हाथ सोफी के कमर के पीछे होता है जिस वजह से सोफी ने अपनी आंखें बंद कर ली होती है। ड्यूक सोफी के ऊपर होते हैं। अचानक ही ड्यूक के खड़े होने की वजह से सोफी को समझ नहीं आता उन्हें क्या हुआ। वे सोफी के माथे पे किस करते हैं, उसके ऊपर से उठ के अपने कपड़े पहनने लगते हैं। सोचते हैं मैं उससे पूछने का मौका भी नहीं पा सकी वह उस रात क्यों रुक गया और तब से एक धुंधली रहस्यमय दूरी बनी हुई है। ये याद करके सोफी अपनी होठों को काट लेती है। वे उदास होकर सोचते हैं क्या ये महज मेरी कल्पना है। बोलते हैं सोफी तुम्हें यकीन है कि कुछ गलत नहीं हुआ है। सोफी खुद से बोलती है चिंता अपने ऊपर हावी न होने दे। ये सोचकर सोफी ड्यूक से मुस्कुराते हुए बोलती है केवल उसी पे ध्यान केंद्रित करे जो अभी करना जरूरी है। ड्यूक बोलते हैं ठीक है मुझे सिर्फ एक नरवाला ही मिला। अक्षय के अनुसार औरत और को दूसरे ग्रैंड ड्यूकल महल में होना चाहिए। सोफी बोलती है फिर भी हम कितनी बार खोज लें हमें इसका कोई सुराग नहीं मिलता। ड्यूक बोलते हैं दो संभावनाएं हो सकती है, या तो किसी ने इससे पहले ही खोज लिया था या फिर हमने अभी तक सही तरीके से खोज भी नहीं की। सोफी बोलती है मुझे पहले वाले पे शक है। वैसे ही सुराग तभी सामने आया जब दो नक्शों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया। हमें औरत प्रतीक चिन्ह के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने की जरूरत हो सकती है। सोचते सबसे अंधेरी जगह हमेशा दीपक के नीचे होती है, ठीक उस काले जादूगर की तरह जिसके बारे में अफवाहें कि वह टीटी के पीछे खड़ा है। याद करते लेडी स्वानी ने बोला होता है कि टीटी का नाम नकली है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि वह व्यक्ति कौन है। सोफी उनसे उस बारे में पूछती है। स्वानी बताती है ब्लैक मैजिक टोम की महारानी वेचर या रेडियल ने हारून सम्राट के साथ व्यापार किया। यह आधी किताब थी। ये सुनकर सोफी और ड्यूक हैरान होते हैं। आगे बताती है मैंने ये कभी नहीं सीखा लेकिन इसकी खोज ने मुझे कुछ और ही सिखाया। विश्व साम्राज्य में एक ऐसा कबीला था जिसका पूरी तरह से सफाया हो गया था। ये सुनकर सोफी बोलती है कबीला मिट गया। लेडी स्वानी बोलती है दिव्यांगत सम्राट काले जादू को घृणित मानते थे इसलिए उसने उस कबीले का संहार कर दिया जिसने उस ग्रंथ को भेंट के रूप में प्रस्तुत किया था। मेरा अनुमान ये है कि उस समय एक जीवित वंशज के पास पता किताब का आधा हिस्सा है। सोफी सोचती है मुझे इसमें से किसी बात का पता नहीं था। लेडी स्वानी बोलती है मेरे शब्दों को अंकित कर दो। के पीछे वही वंशज है एक काला जादूगर। ये सुनकर सोफी हैरान हो जाती है। लेडी स्वानी बोलती है दिव्यांगत महारानी ने इस जादुई ग्रंथ को इस प्रकार सुरक्षित कर दिया था कि केवल महारानी उस तक पहुंच सके। लेकिन उस जादू की एक खामी थी, अपने स्वामी को पहचानने की जादुई शक्ति खुद रेडियल तक सीमित नहीं थी लेकिन महारानी के कार्यकाल में बोलते उस जगह में दिव्यांगत महारानी के निधन के बाद उस जादू टोने की किताब का स्वामित्व मुझे मिल जाता है। लेकिन मुझे
मुझे उस किताब के बारे में पता नहीं था और ना ही उसके अस्तित्व के बारे में। ये सुन के लेडी स्वानी मुस्कुराते हुए बोलती है, अति ही कठोर महारानी थी। उसने जरूरी ये अनुमान लगा लिया होगा कि कोई भी काला जादूगर इसके पास पहुंचने में सफल ना हो सके। उसने कोई विकल्प योजना जरूर चुन रखी होगी अपनी खुद की नई महारानी बने और रिमोरियर के शेष आधे हिस्से को दोबारा प्राप्त करने के लिए। सोफी बोलती है, अगर ऐसा है तो पहले से ही किताब टीटी के माध्यम से काले जादूगर के हाथों में आ गई। वे सोचते मुझे इस बात का डर है कि कोई व्यक्ति दोबारा जादू टोनी की किताब का क्या कर सकता है। सबसे पहले उन्हें रोकना होगा। सोच रहे होते तभी खत्म होने से पहले मेरी भी सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। बोलते हैं, आप अपने विचार को लेकर इतने गंभीर क्यों हैं? सोफी कुर्सी से खड़े होते हुए बोलती, कुछ नहीं। ड्यूक का हाथ पकड़कर बोलती है, रॉक्सन क्या तुम थक गए हो? क्या हम आज यहीं पे काम खत्म करें? सोफी के हाथ पकड़ने की वजह से ड्यूक को कुछ अजीब महसूस होता है। जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए बोलते हैं, अपना बचा हुआ काम पूरा कर लूंगा, आप पहले बिस्तर पे जाइए। सोफी को समझ नहीं आता ड्यूक को क्या हुआ। वे अपने हाथों को देखकर सोचती है, ये मेरी कल्पना नहीं है, वह जानबूझकर मेरे संपर्क से बच रहा है। लेकिन क्यों? वह ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलती है, रॉक्सन। ड्यूक बोलते हैं, सोफी मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना होगा। सोफी बोलती है, क्या पूरे एक हफ्ते के लिए? क्यों? ड्यूक अपने गर्दन के पीछे हाथ करते हुए बोलते हैं, मुझे माफ करना, ये एक निजी मामला है। सुनकर सोफी सोचते, निजी मामला? आखिर हम शादीशुदा हैं। ये सोचकर वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। ड्यूक बोलते हैं, मैं वापस आने पर सब कुछ समझा दूंगा। सोफी बोलती है, लेकिन वही आदमी चिल्लाते हुए बोलते हैं, योर मैजेस्टी, दखल अंदाजी के लिए माफ करे, लेकिन योर मैजेस्टी बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्हें एम्परर की आवाज आती है। सोफी खिड़की से बाहर देखती है। नीचे एम्परर खड़े होते हैं, उनके हाथों में गुलाब के फूल होते हैं। सोफी बोलती है, आखिर ये क्या है? जबकि ड्यूक ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से हो गए होते हैं। एम्परर फूल लेके सोफी के सामने आकर बोलते हैं, सोफी एम्परर को ग्रीट करते हुए बोलती है, आपको इतनी देर रात बाहर निकलने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एम्परर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सोफी एस्तर, मैं तुम्हें शादी का प्रस्ताव देता हूँ। सोफी सोचती है, एक प्रस्ताव? एम्परर बोलते, मेरी कामना है कि आप एक बार फिर साम्राज्य की एम्प्रेस बने। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। सोफी के सामने खड़े होकर बोलते हैं, योर मैजेस्टी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? सोफी मेरी पत्नी, मेरी महारानी है। फिर अपने स्लीव्स को दांत से ऊपर करते हुए बोलते हैं, क्या आप इसे देखने के बाद ऐसे शब्द बोल सकते हैं? वह उन्हें अपने हाथों में सोफी का नाम दिखाते हैं, जिसे देख सोफी और ड्यूक हैरान हो जाते हैं। एम्परर हंसते हुए बोलते हैं, देखो इसे, आपका नाम मेरे शरीर के ऊपर दिख रहा है, ये असली है। ये बोलकर वे अपने हाथों को चूम लेते हैं। सोफी सोचते, अब मेरा नाम सामने आया से मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। सोफी बोलती है, आप भूल गए हैं कि आपने ही मुझे पद से हटाया था, योर मैजेस्टी। एम्परर बोलते, तुम्हें जीतने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। सोफी बोलती है, कि आपने कभी सोचा था कि मैं इस घटनाक्रम का स्वागत करूंगी? एम्परर बोलते हैं, कि आप महारानी के पद को लेकर जुनूनी नहीं रही हैं? सुनकर सोफी अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोलती है, पहले ऐसा था लेकिन अब नहीं। ये सुनकर एम्परर बोलते, मैं तुम्हारा नाम धारण करता हूँ, फिर भी मुझसे अप्रभावित रहते हो? सोफी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई इच्छा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर सोफी वहाँ से जाने लगती है। उसे जाता देख एम्परर बोलते, सोफी, लेकिन सोफी वहाँ से चली जाती है। सोफी कॉरिडोर में चलते हुए बोलती है, क्या तुम मुझसे एक हफ्ते दूर रहने की योजना बना रहे हो? ड्यूक बोलते हैं, सोफी ड्यूक की तरफ देखते हुए बोलते हैं, भले ही डोमियोस ने मुझे प्रस्ताव दिया हो, क्या आप बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जाने का इरादा रखते हैं? ड्यूक बोलते, ऐसा नहीं है। ये बोलने के बाद वह अपना सर पकड़ लेते हैं। सोफी घबराते हुए बोलती है, क्या गलत है रॉक्सन? ड्यूक सोफी के कंधे पे गिर जाते हैं। सोफी बोलती है, रॉक्सन। ड्यूक ने सोफी को कसकर पकड़ लिया होता है। सोफी सोचती है उसकी बॉडी बहुत ही गर्म है। सोफी ड्यूक को संभालते हुए बोलती है, आपको बहुत तेज बुखार है, इस हालात में तुम जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ड्यूक बोलते, ऐसा नहीं है सोफी। सोफी बोलती है, तो फिर क्या है वास्तव में? ड्यूक बोलते हैं, मुक्ति का दौर आ चुका है, इसलिए मैंने तुमसे दूर रहने का इरादा किया था। सोफी बोलती है, मुक्ति का दौर? और सोचती है, ये वही समय है जब पशु प्राणी को अपना असली रूप प्रकट करना पड़ता है। आमतौर पर वह इसे अपने साथी के साथ बिताते हैं। सोफी बोलती है, तो फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहोगे? क्या इसलिए क्योंकि मैं इंसान हूँ? ड्यूक बोलते हैं, ये कारण नहीं है। वे सोफी की तरफ देखते हैं और सोफी को दीवार की तरफ कर देते हैं और खुद उसके सामने आ जाते हैं। वह बोलते, दिव्य प्राणी सामान्य प्राणी से भिन्न होते हैं। दिव्य प्राणी के लिए मुक्ति का काल है प्रजनन काल के महत्वपूर्ण। ये बोलते हुए अपना सर सोफी के कंधे पे रखे होते हैं। ये सुनकर सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक बोलते हैं, देखिए मैं पहले से इस तरह जल रहा हूँ, दूसरे जीव जंतु इसे आसानी से नहीं सहन कर पाते, आप इसे कैसे कर पाओगे? और मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। सुनकर सोफी का चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक को पकड़ते हुए बोलते, नहीं रॉक्सन, मुझे दुख पहुँचाओ, अपनी छाप छोड़ो मुझ पर। यह सुनकर ड्यूक की भी आंखें बड़ी हो जाती है। सीन चेंज होकर उनके कमरे का होता है। वह दोनों किस कर रहे होते हैं। वह दोनों काफी देर से किस कर रहे होते हैं। सोफी सोचती है, मुझे सांस लेने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। ड्यूक को धीरे करने के लिए बोलती है। सोफी के हाथों को पकड़ते हुए बोलते हैं, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कुछ देखने के बाद चला जाऊंगा? सोफी बोलती है, क्या आप डोमिस के बारे में बात कर रहे हैं? ड्यूक बोलते हैं, हाँ, आपको अंदाजा भी नहीं है कि उस पल मुझे कैसा महसूस हुआ। अपनी टी शर्ट उतारते हुए बोलते, इसलिए तुम्हें भी मुझ पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए सोफी। यह इस बात का संकेत है कि मैं केवल तुम्हारा ही हूँ। सोफी सोचती है, ईर्ष्या से भरी नजरें। यह सोचकर वह ड्यूक के कंधे की ओर बढ़ती है और उन्हें काटने लगती है। वह सोचती है, क्या मैं धीरे धीरे एक जानवर के करीब होती जा रही हूँ? सोचकर वह ड्यूक से अलग होती है, उसका चेहरा देखने लगती है। ड्यूक सोफी को बिस्तर पर लेटा देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसे देख सोफी का चेहरा लाल हो जाता है और वह ड्यूक को देखते हुए सोचते, मेरा भेड़िया, मेरा मेट। ये सोचकर वह ड्यूक को पकड़ती है, उसके हाथों पे किस करते हुए बोलते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनकर सोफी ब्लश करने लगती है। वह बोलती है, रॉक्सन। सीन चेंज होकर सुबह का वक्त होता है। सोफी की आंखें खुलती है।
और उसकी नजर सबसे पहले सोते हुए ड्यूक पे जाती है। ड्यूक को छूते हुए सोचते हैं उसका तापमान काफी कम हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुक्तिकाल समाप्त हो चुका है। सोफी बताती है मुक्तिकाल एक सप्ताह के दौरान हम एक दूसरे के लिए बेतहाशा तड़प रहे थे और मैं बार बार बेहोश हो जाती थी। ऐसा आनंद जो मैंने पहले कभी नहीं जाना था। फिर सुबह में अब सब कुछ खत्म हो गया। मैं ठंडी चांदनी में रोक्सान को एक विशालकाय दिव्य जानवर में बदलते देखा और उनके जलते हुए आलिंगन में मुझे ऐसी नींद आई मानो मैं पिघल रही हूँ। सोफी अपने हाथ ड्यूक के निशान पे करती है। मैं बोलती है रोक्सान मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी वह ये देखकर हैरान हो जाती है कि हाथों के नीचे से रोशनी आ रही होती है और वे अपने हाथों को देखते हुए सोचती है ऐसा नहीं हो सकता, ये एक औरत रोडियन की मोहर है। रोक्सान जिस चीज की इतनी बेसब्री से तलाश कर रहा था वे यही है। ये अचानक मेरे हाथ में कैसे आ गई। स्टोरी अब यहीं पे खत्म करती हूँ। अब मेरे भी सब्सक्राइबर्स हमें पूरा करवा दीजिए।